हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने शुरुआत में ये देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे अस्तित्व में आई। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना को संविधान में किस तरह से शामिल किया गया और कुछ संविधान के अंदर जो प्रस्तावना में दिए हुए जो शब्द हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फिर संप्रभुता के बारे में बात की, फिर समाजवाद के बारे में बात की, फिर पंथ निरपेक्षता कल देखा और यात्रा हमारी बढ़ते बढ़ते आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र के बारे में। किसके बारे में? गणतंत्र, ठीक है। कल की क्लास में मोटा मोटा आप लोगों को ये बता दिया था रिपब्लिक क्या होता है। अमूमन हम ये मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, वही गणतंत्र है। क्या वास्तव में ये गणतंत्र है? कई संविधान लागू हुआ यही बात को मानते हुए हम गणतंत्र मनाते खाली, कि और भी क्या वजह है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आ रही बात समझ में? तो आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत में कल इसके बारे में हल्की सी चर्चा की थी। देखो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना, मैं फिर कह रहा हूं कि गणतंत्र आखिरकार हम हैं तो क्या मतलब होता है गणतंत्र का? कम से कम ये समझ में तो आना चाहिए कि राज्य के और कौन कौन से प्रकार हैं। हम गणतंत्र है तो दुनिया के और देश कौन से प्रकार में आते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब समझना, यहाँ पे कल आप लोगों को बताया था राज्य की कुछ कैटेगरियां बताई थी, उपनिवेश, संरक्षित, डोमिनियन और संप्रभु। हम अभी जैसे जैसे आगे चर्चा करेंगे तो आप लोग इस चीज को समझते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट या दूसरे जो हम टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसके आप कनेक्ट हो सकते हो। जैसे समझना, यहाँ पे लिखा हुआ उपनिवेश राज्य यानी कॉलोनी। आप लोगों को कल बताया था मैंने कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? एक उपनिवेश था, ठीक है। और उपनिवेश के अंदर देखो चारों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा राज्य है, दो स्टेट की कैटेगरी बनाई थी, S1 S2, ठीक है। ये S2 ये समझ लेना कि ये क्या है? गुलाम वाला स्टेट है दूसरा, ठीक है। और ये S1 वो है जिसने इसको गुलाम बनाया है, मतलब ये स्टेट पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में है, कुछ भी काम करना है तो इसको पूछना पड़ेगा, तो ये कहलाता है उपनिवेश राज्य, ठीक है, जिसे कॉलोनी कहते हैं। और 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे, क्योंकि हमको कुछ भी काम करने थे तो हमको किसको पूछना पड़ता था? ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद अगला था संरक्षित राज्य, ठीक है। संरक्षित राज्य में क्या होता है कि राज्य अपने आंतरिक मामलों का संचालन तो कर सकता है, पर दो मामले, एक तो विदेशी संबंध उसके और दूसरा उसका रक्षा। ये दोनों जो मामले हैं वो किसी अन्य देश के हाथों में होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझना कि मान लो बांग्लादेश जैसे है, ठीक है। बांग्लादेश मान लो कि भारत का अगर संरक्षित राज्य होता, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है? देश से है, ठीक है। अगर बांग्लादेश भारत का संरक्षित राज्य होता तो बांग्लादेश अपने आंतरिक मामलों में सब कुछ कर सकता, बस विदेशी मामले में और रक्षा के मामले में उसको किससे पूछना पड़ता? भारत से। आई बात समझ में? और ऐसा अगर कोई राज्य है तो उसकी रक्षा का दायित्व जो जिसने उसको गुलाम बनाया है उसी के हाथों में रहता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। उसके बाद डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसमें भी वही S1 S2, जो ये S2 है ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, पर S1 का जो हेड ऑफ स्टेट है, S1 का जो हेड ऑफ स्टेट है वही इसका हेड ऑफ स्टेट है। समझ में आ रही बात? यहां ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण चीज है। S1 S2 दो स्टेट हैं, ठीक है। अब S2 जो है ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, पर हल्का सा क्या डिफरेंट है इसमें कि जो S1 का हेड ऑफ स्टेट है वो ही इसका हेड ऑफ स्टेट है। आई बात समझ में? और संप्रभु राज्य वो है जिसमें S1 S2 दो हैं, जिसमें S2 का S1 से कोई लेना देना नहीं है, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से ये क्या है? स्वतंत्र है। आई बात समझ में? ये तीन कैटेगरियां हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे आप लोग थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की एक विकास यात्रा देखना, 1947 से लगाकर 1950 के बीच में। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? उपनिवेश था, मतलब क्या था? एक कॉलोनी था। आई बात समझ में? उपनिषद लिख दिया है ना, उपनिवेश था। और संविधान निर्माण कब हुआ?
1946 में स्टार्ट हुआ और फाइनली हमारा संविधान कब बन गया? तो ये तारीख है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। कब आया था ये? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये जानकारी आप लोगों को है। अब यहां पे समझना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो लगभग ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि देखो आप लोगों को ये बताया है मैंने कि कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून जो होता है वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट, व्यवस्थापिका बनाती है। अब भारत जो है वो 1947 से पहले तो गुलाम था, तो भारत की पार्लियामेंट से तो कोई बिल पास होने वाला है नहीं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो था वो कहां से पारित हुआ था? ब्रिटेन की संसद से। किसने पारित किया था? ब्रिटेन के, क्योंकि हम गुलाम किसके थे? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन की जो संसद है वहां से ये बिल पारित हुआ था, जिसका नाम क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये लगभग वहां पे 18 जुलाई को पारित हुआ। और इसी अधिनियम में एक बात लिखी हुई थी, आपने कभी सोचा कि 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ? क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो 18 जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, उसमें यह तारीख लिखी हुई थी कि यह अधिनियम भारत के ऊपर कब लागू होगा? 15 अगस्त 1947 को। आई बात समझ में? अगर उस अधिनियम में तारीख लिखी हुई होती 14 अगस्त 1947 तो हम 14 अगस्त के दिन आजाद हो जाते। उसमें लिखा हुआ होता कि 10 अगस्त 1947 तो हम 10 अगस्त को आजाद हो सकते थे। आई बात समझ में? पर इस अधिनियम में क्या लिखा हुआ था कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा। यह अधिनियम 15 अगस्त के दिन लागू होगा। अब इस अधिनियम में क्या बात है समझना, एक तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। जैसे ही यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को भारत पे लागू होगा तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। गणतंत्र के मतलब के बारे में हम देख रहे हैं पूरी पृष्ठभूमि। ठीक है। वायसराय का जो पद होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वायसराय का पद एक पद होता था जो ब्रिटिश, वहां का जो सम्राट है, ब्रिटेन का प्रतिनिधि कहा जाता था वायसराय को। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद रहेगा। जब तक भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं आता है तब तक किसका पद रहेगा? गवर्नर जनरल का पद रहेगा। समझना। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ब्रिटेन का सम्राट करेगा। पर किससे पूछ के करेगा? भारतीय लोगों को पूछ के की जाएगी। मतलब भारत की जो संविधान सभा है उससे पूछ के की जाएगी। भारत की जो सरकार है, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, पता है आप लोगों को, अंतरिम प्रधानमंत्री शुरुआत में। तो जवाहरलाल नेहरू या जो सरकार है भारत की, वो जैसा कहेगी वैसा ब्रिटेन के सम्राट को करना है। आई बात समझ में? तो ये गवर्नर जनरल रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ब्रिटेन का सम्राट करेगा। पर पूछेगा किससे? भारतीय लोगों से। ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे। क्या बनेंगे? समझ में आ रहा है? डोमिनियन स्टेट क्या बताया था मैंने? राज्य की 4 कैटेगरी इसलिए बताई थी पहले आप लोगों को कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा, पर भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो ब्रिटेन का सम्राट ही कहलाएगा। आई बात समझ में? तो 1947 के अधिनियम में भारत को पूरी तरह से आजादी वाला नहीं घोषित किया था। उन्होंने क्या घोषित किया था? डोमिनियन स्टेट बोला था। वहां पे संप्रभु या सोवरेन स्टेट नहीं बोला है, डोमिनियन स्टेट। ठीक है। और डोमिनियन का मतलब क्या है कि नाम मात्र के लिए भी हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन रहेगा? ब्रिटेन का सम्राट रहेगा। यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम में लिखा हुआ था। और उसके बाद लिखा हुआ था कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा चलेगा। ब्रिटेन की जो संसद है या ब्रिटेन की सरकार ने 1773 से लगा के लगातार अलग अलग अधिनियम बनाए थे भारत को लेकर। और उसमें से जो अंतिम अधिनियम था जिसका नाम क्या था? भारतीय शासन अधिनियम 1935। आप लोगों को इतना भी बता दूं मैं कि भारतीय संविधान में करीबन 395 आर्टिकल हैं हमारे। कितने हैं? 395। उसमें से करीबन 200 आर्टिकल तो 1935 के अधिनियम से ही लिए हमने। कितने आर्टिकल? 200 अधिनियम। ठीक है। तो ये बात ध्यान लेना कि 1935 के अधिनियम के अनुसार, 1935 का अधिनियम, तारीख तो लिखी हुई है 1935, बनाया किसने था? ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक है। और ये लागू किसके ऊपर हुआ था? भारतीय लोगों के ऊपर। और 1935 से लगातार इसी शासन मतलब इसी अधिनियम के द्वारा शासन चल रहा था। आ रही बात कि नहीं आ रही समझ में? 1935 में ब्रिटेन की जो संसद है या वहां की जो सरकार है उसने एक एक्ट बनाया
और 1935 के एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था का संचालन होता था। और 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें भी क्या लिखा हुआ था, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक भारत की शासन व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा चलेगी। बाकी ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, वायसराय का पद खत्म हो जाएगा, भारत डोमिनियन स्टेट कहलाएगा, गवर्नर जनरल रहेगा जब तक राष्ट्रपति नहीं बनेगा, और तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन चलेगा। ये किस में लिखा हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। मतलब भारत गणराज्य नहीं बना है, डोमिनियन स्टेट बना था 1947 के बाद। ठीक है, उसके बाद देखना भाई संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, कभी सोचा ऐसा? 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया? भाई हमारा संविधान तो बन चुका था, आपने बताया 26 नवंबर 1949, तो इसी दिन हम गणराज्य बन जाते, इसी दिन हम संप्रभु बन जाते। पर हमने कुछ महीने इंतजार क्यों किया? हम 26 जनवरी तक हम डोमिनियन बन के क्यों रहे? हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर को, तो उसी दिन लागू कर देना था और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बदल जाता। तो इसका एक एग्जाम्पल समझना है, यहाँ पे मैं हल्का सा बता रहा हूं, अमेरिका से मैं तुलना करके थोड़ा सा बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अमेरिका के अंदर समझना 1700 करीबन 75 से लगाकर 1783, कब तक? 1775 से लगाकर 1783 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम अमेरिका भी रहा है। अमेरिका किसका गुलाम रहा था? ब्रिटेन का। ठीक है, तो 1775 से लगाकर 1783 के बीच में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे हैं। और ये युद्ध जब चल रहे थे उसी समय 1776 के अंदर, और तारीख थी 4 जुलाई। क्या थी? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद नहीं हुआ है ब्रिटेन से, पर अमेरिका ने क्या कर दी? आजादी की घोषणा कर दी है। मतलब देखो युद्ध तो चलेगा 1975 से 1983 के बीच में, पर जब युद्ध चल रहा था उसी समय अमेरिका ने 4 जुलाई को अपनी आजादी की घोषणा कर दी कि हम आजाद हो चुके हैं। ऐसा आई बात समझ में? पर फाइनली कागजों के ऊपर या कागजों के ऊपर अमेरिका आजाद कब हुआ पता है आप लोगों को? तो अमेरिका आजाद हुआ है सितंबर 1783 के अंदर, है ना। अब अमेरिका आजाद कब हुआ है फाइनली? सितंबर 1783। तब अमेरिका अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाता है? सितंबर को नहीं मनाता, वो 4 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है? 4 जुलाई को, जब भी वो आजाद हुए भी नहीं थे उस समय। पर उन्होंने इस तारीख का जो महत्व है कि मतलब अमेरिका वाले 1776 से लगाकर प्रत्येक 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, क्योंकि वो अमेरिका ब्रिटेन के गुलाम भले थे पर हम तो आजाद हैं, हम ब्रिटेन वालों को अपना शासन नहीं मानते। और ये वो खुद की आजादी कब समझ रहे? 4 जुलाई को। पर आजाद फाइनली हुए कब? 1783 में जाके, और वो भी सितंबर में हुए। पर अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस सितंबर में नहीं मनाता, कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने पहले घोषणा कब की थी? 4 जुलाई को। वैसा न वैसा भारत का भी सिस्टम रहा है, समझना यहाँ पे। भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था उस समय तारीख थी 31 दिसंबर, सुनना यहाँ पे, 31 दिसंबर 1929 ये तारीख है। और ये अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर। लाहौर कहाँ पे आता? अभी पाकिस्तान में। ठीक है, पर अभी पाकिस्तान तो हमारा विभाजन होने के बाद अलग हो चुका था। ठीक है, तो उससे पहले ये 1929 की बात है, लाहौर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन में यह कहा कि अब हमको अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना है, हमको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। और इस अधिनियम में इन्होंने एक तारीख डिसाइड की जिसका नाम था 26 जनवरी। क्या डिसाइड की? 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन्होंने भी अमेरिका की तरह ही काम किया है, गुलाम है, पर इन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। और भारतीय लोगों ने 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि अब जनवरी आएगी तो ईयर तो चेंज ही हो जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और वहां से लगाकर 1931, 32, 33 सब तक 1947 में जब भारत आजाद नहीं हुआ तब तक हम स्वतंत्रता दिवस कब से मना रहे थे? 26 जनवरी के दिन मना रहे। तो हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया था, पर हमने ये सोचा कि आजाद तो एक्चुअली हम 15 अगस्त को हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाएंगे। तो जो 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे हैं उसका महत्व कम नहीं हो जाए, उसकी तारीख की महत्वता को बढ़ाए रखने के लिए संविधान भले 26 नवंबर को बन गया पर हमने लागू किया नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी के दिन,
क्योंकि ये जो तारीख है इसका महत्व बना रहे, ठीक है। और आज हम 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। जो अंग्रेजों की गुलामी के समय हम क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ऐसा ऐसा अमेरिका वालों ने भी किया है, 4 जुलाई को घोषणा कर दी, आजाद भले सितंबर में हुए पर हम तो 4 जुलाई को ही मानेंगे, देखा जाएगा जो है, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर है, ठीक है। तो हम गणतंत्र थोड़ा लेट क्यों बने, तो उसके पीछे ये कारण था, ठीक है, 26 जनवरी के दिन। उसके अलावा देखना यहां पे 1947 से 1950 के बीच में जब तक राष्ट्रपति का पद सृजित नहीं हुआ, भारत गणतंत्र नहीं बना, तब तक भारत में किस लेवल का था? 15 अगस्त से पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माउंटबेटन। ये क्या है? माउंटबेटन। और यही वायसराय थे और यही गवर्नर जनरल थे। क्या थे? यही वायसराय और यही गवर्नर जनरल। और आप लोगों को यह बताया कि 15 अगस्त 1947 का जो अधिनियम था, 15 अगस्त 1947 का जो अधिनियम था, उसमें गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया था कि वायसराय का? वायसराय का पद खत्म किया था। कौन सा पद? वायसराय का, ठीक है। तो 1947 में जब आजाद हुए, वहां से लगा के 21 जून 1948 तक माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल रहे। कौन रहे? माउंटबेटन। अब माउंटबेटन की नियुक्ति किसने की? ब्रिटेन के सम्राट ने की, पर पूछा किसको? भारतीय लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम भारत आजाद हो चुका है इसलिए। और भारतीय लोगों ने भी क्या कहा कि माउंटबेटन आजादी के समय रहे हैं और ये भारतीय परिस्थितियों को समझने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं यही गवर्नर जनरल रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो किसी दूसरे अंग्रेज को बना दिया तो कोई लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे तो अच्छा यही है। उसके बाद माउंटबेटन के जाने के बाद भारतीय व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाया और उनका नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी शॉर्ट में कहते हैं। तो राजगोपालाचारी, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? पहले और अंतिम, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल भी कौन थे? भारतीय, राजगोपालाचारी, और आखिरी भी यही थे। और ये लास्ट कब तक रहे? 25 जनवरी 1950 को। जैसे ही 26 जनवरी 1950 लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति का पद सृजित हो गया और पहले ही राष्ट्रपति बन गए राजेंद्र प्रसाद, और उसी के साथ हम क्या बन गए? गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी। आई बात समझ में? ये कुछ टाइम पीरियड के लिए रहे। अब यहां पे देखना, ये माउंटबेटन है, ये राजगोपालाचारी जो अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे, और ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत में गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं पता है? गणतंत्र में 4 कंडीशनें हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। अब भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन हो चुका है 26 जनवरी 1950 से? राष्ट्रपति हो चुका है। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। क्या जनता करती है? कैसे कह रहे हो नहीं करती है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उस समय चर्चा करेंगे, पर बस इतना समझ लेना, क्योंकि भारत में आप लोगों को पता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष जो बताया था। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है? जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में। तो जनता डायरेक्ट प्रतिनिधियों को चुनती है, और यही प्रतिनिधि फिर किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे 778 एमपीस और 4120 एमएलए पूरे भारत से राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए आते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन दे सकता है? ये आप लोगों को पहले भी बताया है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी। पर उनकी जनता नहीं, एमएलए। कौन भाग लेते हैं? एमएलए, ठीक है। तो आपने किसी एमएलए को चुना, और उसी एमएलए एमपी ने किसको बनाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट चुना है या इनडायरेक्ट। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन है, वहां जनता राष्ट्रपति को चुनती है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट है। पहले जनता किसी प्रतिनिधि को चुनेगी और वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। पर राष्ट्राध्यक्ष किसी भी कंडीशन में, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पर जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। और भारत में ऐसा ही सिस्टम है, डायरेक्ट नहीं है बल्कि कैसा है? इनडायरेक्ट, पर जनता चुन रही है, ठीक है। उसके बाद विशेषाधिकार किसी वर्ग को प्राप्त नहीं होने चाहिए, किसी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं हो।
जैसे आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पे लॉर्ड्स होते हैं, वहां पे कि जो बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं उनको पार्लियामेंट में अलग से विशेषाधिकार मिलते हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि ये राजा महाराजा के घराने का है तो इसको संसद में अलग से अधिकार दो, नहीं। भारत में ऐसा कोई मनोनीत सदस्य नहीं होते। भारत में मनोनीत सदस्य राज्यसभा में 12 होते हैं, पर वो कौन होते हैं? जो अपने अपने क्षेत्र में टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं वही इसमें सदस्य बनते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भारत में किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार नहीं है कि ये इस खानदान में पैदा हुआ है इसलिए उसको विशेषाधिकार है। चाहे तुम किसी भी खानदान में पैदा हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत में इक्वलिटी है सबके लिए। ठीक है, तो विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि राज्य के पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए होने चाहिए, कि राज्य के जो भी पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, आईएएस आईपीएस का कोई पद है, मतलब जो पद हैं उनके अंदर सभी लोग अपना अवसर की समानता उनके अंदर होनी चाहिए, कि उनको मौका मिलना चाहिए कि सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तुम भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो बन सकते हो, बन सकते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है तो। 35 साल की आयु चाहिए और भारत का नागरिक चाहिए। भारत के नागरिक तुम हो, 35 साल की आयु का इंतजार करो। अरे बात समझ में? बन तो सकते हैं पर हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम उस लेवल पे काम नहीं करते, है ना। बन तो कोई भी सकता है। तो राज्य के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए होने चाहिए, यह भी गणतंत्र का अर्थ होता है। और संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास। फाइनली संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास। तो ये गणतंत्र के विशेषताएं। आप लोगों को दो चीजें यहां से कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या कि गणतंत्र में क्या क्या आते हैं, तो ये सब बातें आती है। पर गणतंत्र का प्रतीक कौन होता है? तो राष्ट्र अध्यक्ष होता है। गणतंत्र का प्रतीक, आई बात समझ में? गणतंत्र का प्रतीक कौन है? राष्ट्राध्यक्ष। भारत में गणतंत्र का या राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो अमूमन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में गणतंत्र का प्रतीक है या भारत में गणतंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है, सबसे बड़ा पद है भारत का। ठीक है, और वो जनता द्वारा चुना हुआ पद है, इसीलिए भारत क्या है? गणतंत्र है। ठीक है, तो भारत गणतंत्र की ये कुछ शर्तें पालना करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, गणतंत्र हेडिंग लगा दो। ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें यही क्वेश्चन साइंस के जीके के पेपर में पूछा गया था कि गणतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, गणतंत्र मतलब गणों का शासन है, लोगों का शासन है, क्या है ना। तो ऐसा नहीं हो जाए, गणतंत्र रिपब्लिक लिखा। लिखना गणतंत्र के अंदर 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, आगे लिखने से पहले एक चीज यहां पे देखना, ये राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ठीक है, आप तो वोट देने जाते नहीं हो। ठीक है, एमएलए एमपी वोट देने के लिए जाते हैं, और यहां पे राष्ट्रपति के चुनाव की ये पेटी लगी हुई है और इसमें कागज डाले जाते हैं कि किसको वोट दिया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? भारत गणराज्य, ये लिखा हुआ है भारत गणराज्य, रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के आगे जो बॉक्स लगा हुआ होता है, इस बॉक्स के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? भारत गणराज्य लिखा हुआ है। मतलब भारत के रिपब्लिक यानी गणराज्य का प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बाकी किसी के बॉक्स के आगे ऐसा नहीं मिलेगा भारत गणराज्य लिखा हुआ, पर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और इसमें ये वोटिंग में चिट्ठी डाली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भारत गणराज्य उस पेटी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक छोटी मोटी चीज नहीं है। और राष्ट्रपति की जो मोहर होती है, जो सील होती है, उस सील के ऊपर भी राष्ट्राध्यक्ष भारत गणराज्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति भारत गणराज्य।
ठीक है, रिपब्लिक इंडिया लिखा हुआ है राष्ट्रपति की सील के ऊपर, किसी और की सील में नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, प्रतीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो क्या लिखा, 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, उसके बाद ये चीज थोड़ी सी उतार देना, बनाना इसको, क्या अर्थ होता है कुछ कुछ बातें। पंद्रह अगस्त 1947 से पहले भारत। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत। ठीक है, उसके अलावा पूरी तरह से गुलाम। ठीक है, ये उपनिवेश का अर्थ होता है कि ये पूरी तरह से गुलाम है। संरक्षित के अंदर विदेशी संबंध व रक्षा। ठीक है, नीचे लिख देना, यह दोनों अन्य देश के पास। ठीक है, विदेशी संबंध और रक्षा यह दोनों अन्य देश के पास होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संरक्षित राज्य। और डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष किसी अन्य देश का। ठीक है, जिसका राष्ट्राध्यक्ष किसी अन्य देश का है तो वो डोमिनियन स्टेट कहलाता है। और संप्रभुता के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया है कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, लिख दिया। तो राज्य की कितनी कैटेगरी होगी, 4। उपनिवेश मतलब पूरी तरह से गुलाम, शुद्ध गुलाम। ठीक है, संरक्षित मतलब विदेशी और रक्षा मामले, मतलब विदेशी मामले कुल मिला के दूसरे देश के पास, आंतरिक मामले खुद के पास, यह कहलाता है संरक्षित राज्य। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिसके विदेशी मामले भी खुद के पास हैं और आंतरिक मामले भी खुद के पास हैं, बस उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किसी और देश का है। ठीक है, वो उसका डोमिनियन हो गया। भारत 1947 से लगाकर 1950 के बीच में क्या रहा है, डोमिनियन रहा है। ठीक है, और डोमिनियन की कैटेगरी आप लोगों को बता दी थी, माउंटबेटन बना, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और फाइनली 25 जनवरी तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष का पद है, और वो निर्वाचित हो गए, और उसी के साथ भारत के अंदर क्या हो गया, गणराज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ये उतार लेना इतना, ये वाली चीज।
ठीक है। 15 अगस्त से पहले माउंट बेटन वायसराय प्लस गवर्नर। पंद्रह अगस्त से पहले माउंट बेटन वायसराय और गवर्नर थे, और आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है कि वायसराय का पद खत्म हो चुका था 15 अगस्त 1947 के अधिनियम के बाद। वैसे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप सामान्य से मैं पूछ रहा हूँ, ये लिखते भी जाओ और समझ में आ रही हो चीजें तो, कि राष्ट्रपति का पद गणराज्य का प्रतीक होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद गणराज्य का प्रतीक होता है? राष्ट्राध्यक्ष का पद गणराज्य का प्रतीक होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद ही राष्ट्रपति का है। हरी बात समझ में? किसी अन्य देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री का होगा तो वो गणराज्य का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, गणराज्य का प्रतीक राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष का पद है, और हमारे राष्ट्राध्यक्ष का पद ही कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। ये जीजी तुम्हारी जीजी नहीं हो, गवर्नर जनरल लिखा है। ठीक है, हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि जीजी लिखा हो तो मेरी जीजी के कौन है? ये जिया जी है क्या माउंट बेटन? एक पेज की प्रस्तावना थी, नहीं कितनी लंबी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। कभी पर तुम ढूंढते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाता। है ना, समझ में आनी चाहिए चीजें, मैं तो ये मानता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा आना चाहिए। नहीं तो हल्का सा भी कंपटीशन एग्जाम में लेवल बढ़ा दिया और कुछ बातें एक्स्ट्रा पूछ ली, जनरली जो गाइड और जो पढ़ा रहे वो सामान्य रूप से पढ़ा के निकल जाते हैं, पर हल्का सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो वहां पे क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा तुम लोगों को, और मैं नहीं चाहता कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आओ। पढ़ा है तो तसल्ली के साथ, या तो फिर पूरा स्पीक कर दो टॉपिक, या फिर पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ो, आया क्वेश्चन तो करके आना है, नहीं तो फिर छोड़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास के लिए करवा दे, फिर वो मतलब नहीं है। देख लिया, लिख दिया, चलो चित्र बना सकते हो? नहीं बनाना है, ठीक है, बस ये उतार लेना आप। गणतंत्र के प्रतीक क्या है, या गणतंत्र में क्या क्या विशेषता होती है? गणतंत्र में क्या क्या विशेषता होती है? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा, विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं, राज्य के पद सभी नागरिकों के लिए खुले होने चाहिए, और संप्रभुता किसके पास रहती है? जनता के पास। क्या भारत गणतंत्र बन चुका है? सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो भारत गणतंत्र बन चुका है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण या प्रैक्टिकल रूप से मैं कहूं तो यह संभव है हो पाया भारत में? आप कहोगे कि संप्रभुता जनता के पास है, जनता को कौन पूछ रहा आजकल व्यवहारिक तौर पे? ठीक है, आप कहोगे कि राज्य के सभी पद नागरिकों के लिए खुले हैं और विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, पर आप देखना, जैसे मैं न्यायपालिका की बात करूं, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, पर सलाह किसके ली जाती है? कोर्ट से ही। तो आपने ये देखा होगा अमूमन कि जिस के कोई बच्चा है, उसके माता पिता अगर सिविल सर्विस में है तो उनका बच्चा भी लगभग सिविल सर्विस की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिनके माता न्यायाधीश हैं, एडवोकेट रह चुके हैं, तो उनके बच्चे भी वकील की लाइन में अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, या किसी, आपने ये भी देखा होगा राजस्थान के कोई मुख्यमंत्री हैं या कोई विधायक हैं, विधायक का बेटा विधायक बनने के लिए खड़ा होता है
है ना? वंशानुगति है कि नहीं, आप लोगों को लगता है ऐसा? मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं। आप एक कल्पना करके एक सोचना कि राजस्थान में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन मुख्यमंत्री के वंशज में देखना कि कौन कौन राजनीति में आया है। आ रही बात समझ में? तो कहीं ना कहीं सबके लिए खुले यूं कहते, पर विशेषाधिकार प्राप्त तो है वर्ग, वो बन जाता अपने आप। पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति आ गया, वो लीडर बन गया, मतलब उसका बेटा भी अगला नेता तैयार है। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता की तरफ देखें ना, तो कुछ गणतंत्र बना भी नहीं है भारत, यूं कहते, पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पूरा गणतंत्र है भारत। ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। नोट लगा के एक लाइन लिखो नीचे, नोट लगा के एक लाइन लिखो। हाँ, जब लिखना तब दिल खोल के लिखना, और जब समझना तब दिल खोल के समझना, आराम से, है ना? चलो लिखो, नोट लगा के। भारत में राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद गणतंत्र का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रपति का पद गणतंत्र का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रपति का पद गणतंत्र का प्रतीक है। वैसे देखें ना, ब्रिटेन आज भी, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा है? ब्रिटेन में सम्राट का पद है आज भी। वहां पे राष्ट्रपति नहीं है, वहां पे कौन है सर्वोच्च पद? सम्राट है। और वहां पे जो सम्राट है उसी का बेटा नेक्स्ट सम्राट बनेगा। तो मतलब कुल मिला के ब्रिटेन गणतंत्र है? नहीं है। मतलब दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला ब्रिटेन आज कुछ गणतंत्र नहीं है। ठीक है, और वो भी क्या है? एक संवैधानिक राजतंत्र है, राजतंत्र नहीं है पूरी तरह, क्योंकि राजा तो नाम मात्र का है, पर संविधान भी है। तो इसलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संवैधानिक राजतंत्र। मतलब संविधान भी है और राजा का शासन भी है, तो संवैधानिक राजतंत्र। पर अपने यहाँ पे कोई राजा नहीं है, अपने सबका बाजा बजा दिया कुल मिला के। ठीक है, तो लिखना, क्या लिखा? गणतंत्र का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की मुहर में, मुहर, स्टाम्प, भारत के राष्ट्रपति की मुहर में राष्ट्रपति भारत गणराज्य लिखा हुआ है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य लिखा हुआ है। मुहर में राष्ट्रपति भारत गणराज्य लिखा हुआ है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को चीज समझ में आई। गणतंत्र के जो आयाम हैं वो आप लोगों के सामने थे। भारत में कोई विशेषाधिकार प्राप्त दल भी नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होता है, इनडायरेक्ट भले होता है, राष्ट्रपति का चुनाव पर होता जनता के द्वारा है। और राज्य के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। और संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। हम भारत के लोग लिखा हुआ है ना। तो कुल मिला के भारत क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगली बात, भारत 26 नवंबर को संविधान बना लिया था, पर गणतंत्र बनने में हमने कुछ टाइम क्यों लगाया? क्योंकि 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और उसकी महत्वता कम नहीं हो जाए, इसलिए हम कुछ महीने रुक गए थे। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आप लोगों को बताई थी मैंने। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है भारत गणराज्य। ठीक है, ये भी देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, न्याय। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, न्याय। हेडिंग लगा दो, न्याय। ठीक है, बढ़े आगे। अब देख लो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, न्याय हेडिंग लगाई। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आई। अब ये क्या है? उद्देश्य स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। प्रकृति खत्म हो चुकी है संविधान की। प्रकृति में हमने संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब प्रकृति में पढ़ लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? संविधान के उद्देश्यों के बारे में। और संविधान का पहला ही हमारा उद्देश्य ये कौन सा है? न्याय। और न्याय भी कितने दिए हुए हैं?
तीन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, सुनते रहना और समझते रहना। यहां से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि प्रस्तावना में, या यूं पूछ ले कि प्रस्तावना में न्याय का सही क्रम है, क्रम जमाने के लिए क्वेश्चन दे दे। पहले ही ऑप्शन में दे देगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो क्रम बनाने के लिए आप लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। प्रस्तावना कितने लोगों ने याद कर ली? ये टॉपिक चल रहा तब से याद कर ली होती तो भी आधे ऊपर याद कर लेते, ठीक है ना। तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि क्रम जमाने का आ जाएगा। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप क्रम जमा सकते हो, बाकी आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन छोड़ के आना है, कुछ नहीं करना है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो लिखे हुए हैं वो भारतीय संविधान में किस देश से प्रभावित हैं? तो ये 1917 की रूस की क्रांति से, ये दिख रहा है, ये 1917 की रूस की क्रांति का एक हल्का सा चित्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कि कौन सी क्रांति है? रूस की क्रांति। कब हुई थी? 1917 की। और 1917 की रूस की क्रांति में नारा दिया था सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का। कौन सा न्याय? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने का नारा दिया था 1917 की रूस की क्रांति में, और वैसा वैसा हमारी प्रस्तावना में अपनाया है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो क्रम जमाने का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहां से प्रभावित है? तो रूस की क्रांति से, 1917 की। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहां पे है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 के अंदर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों शब्द और कहां पे लिखे हुए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38 के अंदर। वहां पे क्या लिखा हुआ है? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करवाएगा, ठीक है। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान के दो आर्टिकल देखना, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करता है, समानता का अधिकार है ये, कि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, ये 17 में लिखा हुआ। 18 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के पास विशेष उपाधियां नहीं होंगी। पहले उपाधियां होती थी, राजा, राजाधिराज, सम्राट, महाराजाधिराज, है ना। तो वो सारी उपाधियां अब नहीं रहेंगी, अब सभी लोग सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे। तो सामाजिक न्याय को लेकर भी ये बात की गई है। आर्थिक न्याय में लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो साधनों का बंटवारा उस हिसाब से करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, और जो साधन है वो किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? और आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया? सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, सब वोट दे सकते हैं और अपने खुद का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन है? न्याय कितने हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके अलावा तीनों का क्रम जमाने का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय किस क्रांति से प्रभावित है? रूस की क्रांति से। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना के अलावा और कहां पे उल्लेखित है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसी में आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करवाएगा। ये आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में ध्यान में रखनी चीजें, ठीक है। चलो, न्याय लिखा, ये लिख दिया तीनों, ये भी लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट में लिखो एक लाइन, न्याय लिखने के बाद लिखो सामाजिक व आर्थिक न्याय, सामाजिक व आर्थिक न्याय 1917 की, सामाजिक व आर्थिक न्याय 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित है। 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सामाजिक व आर्थिक न्याय 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित है। लिखा? नेक्स्ट लिखो, तीनों न्याय का उल्लेख, तीनों न्याय का उल्लेख, तीनों न्याय का उल्लेख, तीनों न्याय तो पता है कि, हाँ, बार बार वो बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तीनों न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा, प्रस्तावना के अलावा संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 ब्रैकेट में कर देना नीति निर्देशक तत्व,
आपने तो संविधान के भाग याद किए होंगे नहीं मुझे लगता है, जहां तक है ना, ब्रैकेट में कर देना नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ब्रैकेट बंद, खुला मत छोड़ देना, है ना, नीति निदेशक तत्व निकल के मौलिक अधिकार में घुस जाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है। ब्रैकेट बंद, फिर लिखना भाग 4 के अनुच्छेद 38 में भी किया गया है, अनुच्छेद 38 में भी किया गया है। ठीक है, किया गया है। क्रम ध्यान में रखना, तीनों सीक्वेंस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके अलावा तीसरा कोई न्याय ही नहीं है प्रस्तावना में, और तीनों का क्रम भी पहले सामाजिक है, उसके बाद आर्थिक है, और उसके बाद राजनीतिक है। ठीक है, वैसे आप लोगों को यह भी पता नहीं होगा, पर मैं खाली सामान्य रूप से बता देता हूं कि राजनीतिक न्याय को पहले शामिल करने की बात हो रही थी। उस समय उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति पहले राजनीति करने जाएगा कि पहले खुद का गुजारा करेगा, तो पहले सामाजिक न्याय व्यक्ति को मिलना चाहिए, सामाजिक स्तर पर अगर समानता मिलेगी तो फिर राजनीति करेगा, है ना। खुद की सामाजिकता की समानता मिल नहीं रही है ना, राजनीति करने कहाँ जाएगा। ठीक है, तो बाद में राजनीतिक न्याय स्थापित है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिखना, फर्स्ट लिखो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में एक ही लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं है। हाँ, सामाजिक न्याय में लिखो नागरिक अन्य नागरिक के साथ, नागरिक अन्य नागरिक के साथ, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है बेसिकली, नागरिक अन्य नागरिक के साथ वर्ण व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वर्ण व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वर्ण व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्ण होते थे कि नहीं होते थे पहले, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते थे, ऐसा वैसा नहीं होकर के अणसण बातें। चलो लिखो, ब्रैकेट में कर देना या नोट लगा के एक लाइन लिखो इसके नीचे, अनुच्छेद 17 व 18 में, अनुच्छेद 17 व 18 में सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 17 व 18 में सामाजिक न्याय की बात की गई है। वैसे सामाजिक न्याय डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, 17 में छुआछूत को खत्म किया है और 18 में उपाधियों को खत्म किया है। ठीक है, क्या लिखा, अनुच्छेद 17 व 18 में ये किस बात की गई है। नेक्स्ट लिखो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, उसमें लिखना राज्य, राज्य का मतलब क्या है, हाँ राज्य, ज्योग्राफी वालों को मत बता देना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा उनका कॉन्सेप्ट। राज्य साधनों का, राज्य साधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, मतलब केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं चला जाए। राज्य साधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा तथा साधन सभी वर्गों में समान रूप से वितरित करेगा, तथा साधन सभी वर्गों में समान रूप से वितरित करेगा, समान रूप से वितरित करेगा। ठीक है, समान रूप से वितरित करेगा। हाँ, फिर भी तुमको देने के बाद भी तुम नहीं सुधरे तो वो तुम्हारी गलती, फिर बार राज्य क्या करेगा, है ना। भाई राज्य क्या कर सकता है, व्यक्ति के विकास के लिए एजुकेशन जरूरी है, तो निःशुल्क शिक्षा दे रहा है राज्य, हरी बात समझ में। पर व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है तो फिर क्या करे, हरी बात समझ में। भाई एक स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, मान लेते हैं कि उसमें मान लो कि 15-16 का स्टाफ है,
ठीक है, तो वो भवन के पीछे, योजनाओं के पीछे, मास्टरों के पीछे कितना लाखों का खर्चा हो जाता है, लाखों का खर्चा हो जाता है एक महीने में, और फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हरी बात समझ में? चलो, किताबें भी सरकार देती है फ्री में। चलो नेक्स्ट लिखना राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में लिख दो, राजनीतिक न्याय में लिखो जैसे डैश करके खाली लिख देना, आप लोग समझ जाओगे। मताधिकार, राजनीतिक न्याय में मताधिकार मतलब सबको वोट देने का अधिकार, मताधिकार, चुनाव लड़ना, मताधिकार, चुनाव लड़ना, मताधिकार व चुनाव लड़ना, ठीक है, ये समझने के लिए, ठीक है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। एक और चीज आप लोगों को मैं बताता हूं कि अभी जितने जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है, भारत में यूं कहते हैं कि केंद्र लेवल पर अगर बात करें तो 100 नेताओं में से कितनी महिलाएं हैं? 14 महिलाएं। और राजस्थान लेवल या स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 100 नेताओं में से कितने हैं? 5 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? राउंड फिगर देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। कहाँ पे? राजनीतिक में। तो महिलाओं को अधिकार बहुत सीमित मात्रा में मिले हैं, ठीक है, वैसे सरकार दे रही है पर एक समझने वाली बात है, ठीक है, मतलब जो कानून बनाने वाले वही पुरुष हैं, तो महिलाओं के लिए कानून कैसे बनाएंगे? महिलाओं को आगे आना पड़ेगा उसको लेकर, है ना। वैसे महिला आगे बढ़ रही है पर पुरुष पीछे जा रहे हैं, क्या पता क्या हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लगाना स्वतंत्रता, हेडिंग लगा दो स्वतंत्रता। अब जल्दी खत्म होंगे, थोड़े से टॉपिक है ना, फास्ट। स्वतंत्रता, लिबर्टी, और कितने प्रकार की लिबर्टी है? 5, है ना। यहाँ पे क्रम नहीं लिखा हुआ होता, 5 यहाँ लास्ट में लिखा हुआ था, देख के बोल देते, पर गिनने में सर थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, चलो। विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, वही बात सेम। एक कॉन्सेप्ट है तो क्या पूछा जा सकता है कि एक तो क्रम जमाने का क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का सही क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उपासना, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है? सुनना, यहाँ पे उसने दे दिया प्रस्तावना में स्वतंत्रता के डैश डैश करके दे दिया विचार, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति 2 दे दिया, फिर डैश डैश करके धर्म और उपासना लिख के यहाँ पे छोड़ दिया विश्वास को, और विश्वास की जगह ऑप्शन में 4 दे दिया, विश्वास, बंधुत्व, यूं करके, न्याय, गणतंत्र। फिर आप कहोगे कि प्रस्तावना में तो सब पढ़ा था, तो कुछ तो होगा ही। अगर सीक्वेंस याद है तो करके आओगे, मान के चलना। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो प्रस्तावना याद कर ही लेनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरिजीत सिंह के सबके गाने तो आतिफ असलम के पूरे याद हो जाते हैं, तो ये तो छोटा है, प्रस्तावना इतनी बड़ी नहीं है ना। और एक और चीज बता रहा हूं, हिंदी वैसे भाषा है पर पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी भाषा और भी बढ़ जाएगी, थोड़ी तगड़ी हो जाएगी। इतने भारी भरकम शब्द रहेंगे कि, क्योंकि सारे कानून के शब्द होते हैं, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हेडिंग लगा दी स्वतंत्रता, ठीक है। हेडिंग लगाने के बाद पहले तो चारों क्रम से लिख देना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, एक ही लाइन में चारों लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान में रहे आप क्रम पढ़े, ठीक है। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको हम देखेंगे।